नाजरीन आदाब। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और इस वायरस के ख़ात्मे के लिए जानिब से हुकूमत की सतह पर बड़े पैमाने पर तेज़ी से इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम में इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब, जनरल प्रैक्टिशनर्स। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले हमारे सुनने वालों को आप ये बताइए कि कोरोना वायरस है क्या? एक्चुअली कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली का नाम है। उसमें हाल ही में जो न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है नोवल कोरोना वायरस, ये आजकल हम उसको कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं। ये नोवल कोरोना वायरस जो डिजीज कर रहा है उसका नाम कोविड-19 है, इसके लिए उसका नाम कोरोना वायरस है। तो बेसिकली ये एक फैमिली की तरह, जैसे कि आपने बताया, एक बहुत बड़ी फैमिली है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है। उसमें बहुत सारे वायरस ऐसे है। जैसे पहले जो है, इससे पहले सार्स आ चुका है, फिर मर्स बोल के भी आया था, अब ये नोवल कोरोना वायरस आया है, नया वाला। इसके सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब? इसके सिम्टम्स पहले देखिए, बुखार है और सूखी खांसी है और थकावट है। ज़्यादातर मरीजों में ये तीन है। इसके अलावा सर दर्द हो रहा है, बास पेशेंटों में लूज मोशंस है, बॉडी पेन्स है, जोड़ों में दर्द है। ये सारे सिम्टम्स भी इन सब में पाए जा रहे हैं। हमारे सुनने वालों को आप क्या ये बता सकेंगे कि ये कैसे फैलता है, क्योंकि इस ताल्लुक से लोगों में तरह तरह के खौफ पाया जाता है, तो इसकी फैलने की वजह क्या है और ये फैलता कैसे है? देखिए, ये फैलता है ड्रॉपलेट्स की वजह से। जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह से थोड़े बारीक बारीक नहीं दिखने वाले ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इससे फैलता है। जब हम खांसते हैं तो खांसने से और ज़्यादा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इसकी वजह से फैलता है। हम छींकते हैं तो भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये उसकी वजह से फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली अपने ऊपर भी आ सकते हैं, या नहीं तो पेशेंट के आजू बाजू जो कागज़ या कोई भी चीज़ें रहती उसके ऊपर भी गिरता है। उसको हाथ लगा के फिर अपने चेहरे को, नाक को हाथ लगाने से भी ये फैलता है। ये जो केसेस हैं हिंदुस्तान में, तेज़ी से इजाफे की क्या वजह है? क्यों बढ़ रहे हैं ये केसेस? मेरे से देखा गया तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से एक्सपेक्ट किया गया था। ये काफ़ी उस तक जो है स्लोली बढ़ रहे हैं। आप दूसरे ममालिक से देख लिए तो ये स्लोली बढ़ रहे हैं। ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों को करने के लिए कहा गया है वो नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, वो उसकी वजह से ज़्यादा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए था। लेकिन अभी तो जो है पिछले दिनों से लेके अब में थोड़ा इजाफा हुआ है। तो आप ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जैसा इटली और चाइना का हम मिसाल लेंगे, फिर अमेरिका का मिसाल लेंगे, उसके बनिस्बत हिंदुस्तान के जो केसेस हैं वो कम हैं आपकी नज़र में? जी बिल्कुल बराबर। जी, आप बिल्कुल बराबर। तो इसको काबू में करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे क्या मेजर्स करने चाहिए और क्या मेजर्स किए जा रहे हैं? अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है आप जब बाहर बाजार में जाए या अपने घर में रहे तो आप दूसरे आदमी से कम 1 मीटर का डिस्टेंस लगाएं, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएं, और अपने हाथ बार बार धोएं। कोई काम करने के बाद सैनिटाइजर से धोएं या साबुन और पानी से भी आप हाथ धो सकते हैं। अगर आपको बुखार, खांसी और थकावट है तो आप अपने डॉक्टर से जो है मिलें और ये बताएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। आप ये जो बोल रहे हैं बुखार, खांसी वगैरह, तो आम जो बुखार खांसी है तो उसकी और इसकी बुखार खांसी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? नॉर्मल जो फ्लू होता है उसमें जो है बुखार काफ़ी तेज़ नहीं होता है, उसमें नाक वगैरह भी काफ़ी बहती है, छींकें ज़्यादा आती है उसमें, इसमें कम रहते हैं। तेज़ बुखार, सूखी खांसी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। ये तीन चीज़ें ये नॉर्मल फ्लू से इसको अलग करती है। तो ये बताइए कि इसकी मुद्दत कितनी होती है? ये जो वायरस है, ये जब ड्रॉपलेट्स जब निकलते हैं तो ये चंद घंटों से एक 3-4 दिन तक भी रह सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस का ये है कि 80% जो केस हैं ये जो है माइल्ड होते हैं। माइल्ड बोले तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें जो है 1 से 6 पेशेंट में एक आध पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है। ये अच्छी बात ये है कि 80% केस जो है रिकवर हो जाते हैं। तो इस वजह से इतना खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर यह है कि गर्म मौसम की वजह से इसको रोक सकते हैं, गर्म मौसम में इसका वायरस जो है वो ज़्यादा असर नहीं करता, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये तो बोलना गलत है कि गर्म मौसम में ये नहीं फैलेगा, लेकिन गर्म मौसम से एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो ड्रॉपलेट जो निकलते हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। इस वजह से जो है ये उतना ज़्यादा नहीं फैलता जितना वो हो जाता है। आप एक मिसाल के तौर पर एक देखिए, जो फ्लू होता है वो बारिश के दिनों में और सर्दी के दिनों में ज़्यादा होता है और गर्मियों के मौसम में कम होता है। ये ऐसी है कि इन्फेक्टिव के ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो और एक बात भी ये सुनने में आई है डॉक्टर साहब कि ज़्यादातर ये
ज़ईफ़ अफराद और छोटे बच्चे उनको ज़्यादा टारगेट कर रहा है, तो क्या वजह है? क्या उनमें खुद क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी फ्लू से लड़ने की जो ताकत है वो कम है, उसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं? ये क्या वजह हो सकती है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों को और ज़ईफ़ लोगों को ज़्यादा हो रहा है, ये हर उम्र के लोगों को बराबर इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि बच्चों में और जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उसमें उन लोगों में इम्यूनिटी कम रहती है, उसकी वजह से जो है ये केसेस उन लोगों में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन तो सभी उम्र के लोगों में हो रहा है। ये बच्चों और एडल्ट्स में जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो क्या अलग-अलग होती हैं? नहीं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो सिम्टम्स, फीवर और बुखार की खांसी और थकावट। बड़े लोग आसानी से बोल सकते हैं और बच्चे जो है बोलने में उतनी आसानी नहीं होती है। जैसे अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया, बिल्कुल नवज़ायदा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसमें कोरोना वायरस का वाक़या पेश आया था नीलोफर हॉस्पिटल में। तो उसको मतलब ऐसे अगर वाक़यात पेश आएँ तो ऐसे छोटे बच्चों का इलाज कैसे करते हैं? इलाज जो है बड़े आदमी का हो या छोटे आदमी का, इलाज तो सेम रहेगा। इलाज में दो तरीके के हैं, एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ये कोरोना वायरस का टेस्ट हम जैसा मालूम करेंगे, जैसा कि आपने अभी सिम्टम्स बताए, तो ये मालूम कैसे होगा कि इसको कोरोना वायरस है और ये क्या किस तरह का टेस्ट लिया जाता है? देखिए, वो एक्चुअली आपको सर्दी खांसी अगर और बुखार है और थकावट है, अब आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक क्वेश्चनर रहेगा, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री लेगा, आप कहाँ कहाँ जाकर आए हैं, और आप किसी कोई पेशेंट के साथ आप संपर्क में आए हैं उसकी भी आपको पूरी हिस्ट्री लेगा। उसके बाद वो लोग टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट जो है फेरेंजियल स्वैब्स, नेजल स्वैब से हो रहा है और एक ब्लड टेस्ट भी है। इसकी बुनियाद पर मालूम हो जाएगा। तो उमूमन जो ये रिपोर्ट आती है डॉक्टर साहब, कितने दिनों के बाद आती है या फिर फौरी तौर पर रिपोर्ट 1-2 घंटे में रिपोर्ट नहीं? सैंपल ज़्यादा होते हैं, पूरा प्रोसीजर करने में कम से कम 1 दिन तो लगता है इसमें। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स और नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ ये जो इलाज कर रहे हैं, तो उनको खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उन्हें मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स इनको क्या लेना चाहिए? इन लोगों को भी पेशेंट से डिस्टेंस मेंटेन रख कर करना चाहिए। एक मेडिसिन में प्रोटोकॉल्स रहते हैं, आपको ये काम वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप पहनते वक्त सही तरीके से पहने, फिर निकालते वक्त सही तरीके से पहने, और फिर आप जब बाहर जाएंगे तो शावर वगैरह लेके फिर ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। आपका जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल को आप स्टिक करेंगे तो आप ये कोरोना वायरस से, डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ भी इससे सुरक्षित रहेगा। किस तरह के मास्क होने चाहिए, और ये जो बाजार में जो मिलने वाले क्लिनिकल मास्क है, क्या फ़र्क है इसमें, और ये किस तरह फायदेमंद होंगे? मास्क तो हर एक को पहनना है, ये तो पहली बात है। अब नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल जो है घर में रह रहा है या बाजार को एक आध दिन हफ्ते में जाके कुछ ला ले रहा है, इसके लिए कपड़े का मास्क काफी रहेगा। उसके बाद एक सर्जिकल मास्क होता है, वो डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए होता है। और डॉक्टर्स जो है कोरोना के पेशेंट्स को आईसीयू में देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है पीपीई होता है, उसमें आपको गॉगल्स आते हैं, हेडगेयर आता है, और उनके लिए N95 मास्क ज़रूरी होता है, और पूरा बॉडी गेयर आता है, फिर पैरों के लिए भी सॉक्स के जैसा आता है। ये आईसीयू में जो कोरोना के काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए चाहिए ये। डॉक्टर साहब, ये जो क्वारंटाइन किया जा रहा है लोगों को, सस्पेक्ट्स को जो रखा जाए क्वारंटाइन में, उन्हें डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनका इलाज किस तरह हो रहा है? क्वारंटाइन में रखने का मतलब ये है कि आपको अगर बीमारी हुई तो जल्द से जल्द हमें मालूम हो जाना और आपके घर वालों को इफेक्ट नहीं होना, इसलिए क्वारंटाइन हम करते हैं। अब क्वारंटाइन आपको कर रहे हैं तो आपको एक बेड अलॉट होता है, आपको वो बेड पे रहना है, आपको मास्क पहन के रहना है, हर 2 घंटे में आपको आपका हाथ धोना है, और आपको जो प्लेट दिया है आपको उसमें से खाना है, आपके लिए सेपरेट ग्लास उसके लिए यूज़ करना है, और आजू बाजू पेशेंट के उनके बेड पे जाकर नहीं बैठना है, या 4-5 लोग मिलके बैठ के बातें करना है, ये सब नहीं करें। आप अपने बेड पे बैठे रहें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप अपने नर्स और डॉक्टर को बताएं। और एक चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को क्वारंटाइन किया गया है तो एक वार्ड में अगर 3-4 मरीज जो है क्वारंटाइन है, उसमें अगर एक आध पॉजिटिव आ गया केस, तो दूसरों को खौफजदा होने की ज़रूरत है कि भाई ये को पॉजिटिव आया है, उस पर मुझे भी आ जाएगा, तो क्या ये? जी नहीं, बिल्कुल भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। एक बेड के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, ये एक पहली चीज़ है। और जब डॉक्टर या नर्स एक पेशेंट को देखते हैं उसके बाद दूसरे पेशेंट को देखते हैं, वो बीच में हाथ धोते हैं, ग्लव्स चेंज करके जाते हैं। तो और इंजेक्शंस जो भी या मेडिसिन जो भी दे रहे हैं सब अलग अलग देते हैं। उसमें एक पेशेंट भी आ गया तो दूसरे लोगों को परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ ये डॉक्टर साहब के मार्केट में इस वायरस के ताल्लुक से कोई अभी तक कोई वैक्सीन आया है, या फिर इस ताल्लुक से
दूसरे ममालिक में कुछ कोशिशें हो रही हैं, जैसे कि सार्स का आया था इससे पहले, और ये भी सुनने में आया था कि इबोला का भी कोई वायरस का टीका आया है। तो इस ताल्लुक से कितना लोग आगे बढ़े हैं, कितना रिसर्च हुई है इस पर? ये दुनिया भर में इसकी जो है वैक्सीन के लिए रिसर्च चल रही है। हमारे पास भी, यहाँ भी, हमारे मुल्क में भी इसके काफ़ी पेश रफ्त हुई है। एक्चुअली अभी ये ह्यूमन ट्रायल्स के फेस में है, तो ये वैक्सीन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस इबोला और सार्स में क्या फ़र्क है, और ये क्या कोरोना वायरस ये दोनों से ज़्यादा ख़तरनाक, डेंजरस है क्या? नहीं, एक्चुअली वैसे देखे गया तो कोरोना वायरस जो है सार्स, मर्स और इबोला से एक्चुअली कम सीरियस है। पेशेंट जो है मर्स में और सार्स में काफ़ी जो है उसकी तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन कोरोना में क्या है बोले तो ह्यूमन टू ह्यूमन, एक आदमी से दूसरे आदमी को ज़रा तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसके 80% केसेस जो है माइल्ड है इसमें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये इबोला पे, सार्स पे, जैसा कि आपने अभी बताया, दूसरे बीमारियों में उसको जल्दी काबू पा लिया गया, तो इसको काबू पाने में देर क्यों लगी है? इसके दो वजह हैं। ये तो एक आदमी से दूसरे आदमी को जल्दी फैल रहा है, उसको जो है ट्रीटमेंट करके पेशेंट को रिकवर करने में टाइम लग रहा है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा लेट चल रहा है। और एक चीज़ हमारे सुनने वालों के लिए आपसे एक पूछना था डॉक्टर साहब, कि कोरोना से बचने के लिए रमज़ान में, अब चूँकि रमज़ान आ रहा है, तो क्या एहतियात करना चाहिए आम दिनों के बनिस्बत? रमज़ान जो है बिल्कुल क़रीब है, इसके लिए जो है आपको ये करना चाहिए कि नॉर्मल जो हेल्दी लोग हैं वो रोज़ा रह सकते हैं। पहले से कुछ प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ है या अस्थमा है, वो लोग जो है रोज़ा रखने से परहेज़ करें, अपने डॉक्टर से मशवरा भी करें, और रोज़ा खोलने के बाद पानी ज़्यादा पिएं और फ्रेश फल और सब्ज़ी खाएं। जो नमाज़ें हैं और तरावी वगैरह हैं वो अपने अपने घर में कर लें। मुश्तहद तौर पर मस्जिद वगैरह मत जाएं। गैर ज़रूरी ज़्यादा सामान ख़रीदने के लिए बाहर नहीं आएँ। जितनी ज़रूरत है वही सामान ख़रीदने के लिए आप बाहर आएँ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाओं के साथ साथ हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी दवाएं हैं जो जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है, तो हमारे सुनने वालों को आप बताएंगे। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ती है विटामिन सी से। विटामिन सी काफ़ी फ्रूट्स में है, गुआवा में है, बेरीज़ में है, ऑरेंज में है, तो ये फ्रूट्स आप ज़्यादा लें तो इसकी वजह से विटामिन सी आपको ज़्यादा मिलेगा। कोई दवाएं हैं डॉक्टर साहब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई नहीं होती, आप जो है फ्रेश फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स खाएं, इससे इम्यूनिटी बढ़ते हैं। गवर्नमेंट की लेवल पे क्या सजेशंस दिए गए हैं जनरल मासेस को इस वायरस पर काबू पाने के लिए? जैसा कि आपने अभी जो एहतियात बताएं, उसके अलावा भी और क्या गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन है, सजेशंस है पब्लिक को? गवर्नमेंट की ये सजेशन है कि आपको ज़रूरत है तो ही बाहर जाइए। अगर कहीं हॉटस्पॉट्स है तो गवर्नमेंट खुद आपको आपके घर तक आपकी ज़रूरियात पहुँचा रही है। और एक डॉक्टर साहब, ये अगर कोई प्रेग्नेंट वो लेडी में होता है या फिर किसी ज़ईफ़ शख्स में होता है, इससे मुतासिर होते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या मेजर्स करने चाहिए? अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो है ज़ईफ़ लोग हैं घर में, तो आप उनको क्या करिए, सेपरेट कमरे में रखिए, उनको मास्क वगैरह दीजिए, आप भी मास्क पहनिए। आप उनके पास जा रहे हैं या उनको आप खिदमत कर रहे हैं तो आप उनके पास जाने से पहले हाथ धो के जाइए, फिर उनके पास आने के बाद आप हाथ धो लीजिए। खुसूसन उनकी ग़िज़ा का भी जो है सही ख्याल रखिए आप। ये जो घर में आइसोलेट करना है, गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन किया जाता है घर में आइसोलेट, तो दोनों में क्या फ़र्क है और एहतियात क्या वो है दोनों में? जो इमीडिएट केस के साथ जो साथ में आते हैं उन्हें गवर्नमेंट में ले आकर सेंटर में क्वारंटाइन किया जाता है, और उनके जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उन्हें घर में क्वारंटाइन किया जाता है। लेवल ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर है ये। डॉक्टर साहब, और एक कोरोना के जो सस्पेक्ट्स जो क्वारंटाइन सेंटर्स में ले आए जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? क्वारंटाइन सेंटर में तो जो है उनकी ग़िज़ा वगैरह सही दे के जाके, अगर उनको कोई सिम्टम्स है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और उनकी टेस्ट के लिए, रिपोर्ट के लिए वेट किया जाता है। अगर पॉजिटिव है तो फिर आइसोलेशन सेंटर भेजा दिया जाता है। अगर नहीं, नेगेटिव है, तो जो है वो क्वारंटाइन की जितनी मुद्दत है वो क्वारंटाइन की मुद्दत तक उन्हें वहीं रख के ग़िज़ा वगैरह दे के उनको क्वारंटाइन के बाद छोड़ दिया जाता है। घर में तो आइसोलेट किया गया है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे मालूम होगी? क्या उनका रोज़ाना आकर मुआयना किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से घर में? अगर उनको सिम्टम्स बन रहे हैं, जैसे बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, बढ़ रहे हैं, तो उनको ले आकर टेस्ट किया जाता है। जो घर में रखते हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ वो जो है पेशेंट के सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में आए हैं उन लोगों के लिए उनको घर में रहने की इजाज़त होती है। अगर इमीडिएट कॉन्टैक्ट है तो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जाता है। घर में जो रखते हैं वो एहतियातन तौर पर है, बेसिकली उनको कोई सिम्टम्स नहीं रहते। अच्छा, और एक डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया पे जो रूमर्स आ रहे हैं और मालूमात आ रहे हैं, ख़ास तौर पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ताल्लुक से, तो उस पर आप क्या वो करेंगे? कम्युनिटी एल्डर्स जो है अपने को ऑलरेडी जो है पहले से ही बोलते आ रहे हैं, बार बार अपने से अपील कर रहे हैं
और गवर्नमेंट भी जो है अपने से बार बार अपील यही कर रही है कि जो है जो भी गाइडलाइंस है वो उसको फॉलो करिए। आप अपने घर में रहिए, नमाज वगैरह अपने घर में पढ़िए और गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करिए। ये जो गाइडलाइंस है ये हमारे खुद के लिए है, ये हमारी अच्छाई के लिए है, हमारे पूरे अपने आजू बाजू वालों के सबके लिए अच्छी चीज़ है। रमज़ान में भी यही सेम गाइडलाइंस आप फॉलो करें, अपने घर पर ही नमाज पढ़ें और रोज़ा, इफ्तार, तरावी सब अपने ही घर पे करें। आपके साथ साथ सबका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके मशवरों का, और यकीनन इन मशवरों से न सिर्फ समाज में इस वबा के ताल्लुक से एक बेहतर पैगाम जाएगा बल्कि लोगों में इस सिलसिले में बेदारी पैदा होगी। ये मशवरे हम तमाम के लिए काबिल अमल हैं। आखिर में हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले तमाम अफराद से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो एहतियात करें और अपने घरों में महदूद रहते हुए अपने और अपने अरकान ख़ानदान के इस वायरस से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। शुक्रिया।